गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को सीडीपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो 29 जनवरी 2012 को ये हो चुका है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आते हैं। लिखा हुआ है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित क्या कर सकता है। पहला है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, या लिखा है दूसरा, अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका पहला होगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है उससे यही अपेक्षा कर सकते हैं विद्यार्थियों से कि हम जो पढ़ाए हैं वो हमारा आंसर बच्चा सही देगा, यानी वास्तविक अपेक्षाएं रखता है। फिर दूसरा है, विकास शुरू होता है किस अवस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, या पूरे बाल्यावस्था में। तो इसका आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था में। विकास वहीं से शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था में ही। तीसरा है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार की वस्तुएं, खनिज एवं पेड़ पौधे को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, या तीसरा चौथा है स्थानिक बुद्धि। तो इसका आंसर होगा दूसरा, प्राकृतिक बुद्धि। चौथा आ जाइए, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धि और जातीय विभिन्नताएं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, या बुद्धि की लैंगिक विभिन्नताएं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस पर प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका होगा बुद्धि के वितरण। इसका आंसर होगा बुद्धि के वितरण। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन पे जाते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्विंद होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा चौथा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। यानी जो उसका सहयोगी बच्चा है एक दूसरे को आपस में, छोटे बच्चों को सिखाता है, तो उससे उसका क्या होगा? तो उच्च उपलब्धि होगा, यानी उससे और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा और आत्मसम्मान में भी विकसित होता है। तो इसका आंसर चौथा होगा, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान में विकसित होता है। छठा आ जाइए, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए। पहला है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, और चौथा है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो क्या लिखा है? नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। तो यानी जब कुछ प्रभावित हो ही नहीं रहा है तो इसका क्या होगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। सातवां आ जाइए, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, और चौथा है भावनात्मक व्यवहार। तो इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक परिघटना। आठवां देखिए, एक बाल के केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। किससे सीखते हैं? पहला सुनिए, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षकों से, व्यक्तिक रूप से और समूहों में। तो जब बाल केंद्रित वो है तो व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में बच्चे सीखेंगे। नौवां देख लीजिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका होगा प्रत्यक्षण, या समायोजन, या समावेशन, या स्कीमा। तो इसका होगा तीसरा, समावेशन। 10वां देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे क्या बढ़ावा मिलता है? तो इसका होगा पुनर्बलन। दूसरा है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विद्यार्थी स्वायत्ता। तो इसका आंसर होगा दूसरा, ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण।
11 देख लीजिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप में से संबंधित है। तो सृजनात्मकता यानी हम जो सोचते हैं, विचारते हैं, तो इसका होगा मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी बहुविध चिंतन। तो 11 का आंसर खुद ही दिख रहा है कि हम सृजनात्मक यानी सोचते विचारते हैं, रचना करते हैं, यानी अपसारी बहुविध चिंतन होगा। 12 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी रूप से उत्प्रेरित हो सके तो व्यक्तिगत है, अनुभाविक है, आंतरिक है या बाह्य? तो इसका आंसर होगा आंतरिक। 13 देख लीजिए, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। सीखने के गति कैनेटिक क्षेत्र से, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र या सीखने के भावात्मक क्षेत्र से। तो इसका आंसर होगा तीसरा, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र से। 14 आ जाइए, लिखा है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ एवं विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावक को संतुष्ट करने। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। अब 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए थोड़ा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की भूमिकाओं गतिविधियों में व्यस्त नहीं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे चर्चा समूह, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम का उजागर करता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इसका आंसर होगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को जब कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह क्या कहलाती है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षिकाओं के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या चौथा ऑप्शन है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो इसका होगा कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। 70 नंबर क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। यहाँ पे है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण के दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, पहला ऑप्शन सुन लीजिए क्या लिखा है, वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैधव्य उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने में संवर्धित करता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन, एक शिक्षिका अपने शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है और क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। 17 का दूसरा आंसर होगा, नहीं 17 का दूसरा नहीं होगा, लिख रहा है वे शिक्षिका को विधि उपलब्ध कराते, इनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग सीखने में संवर्धित करता है, चौथा होगा, इसमें चौथा होगा। और 18 देख लीजिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया कहा जाता है। चिंतन प्रक्रिया क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक अर्थार्थवाद और चौथा है नैतिक दुविधा। इसका आंसर होगा नैतिक तर्कणा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए आप लोग ध्यान से, लिखा है व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर्संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता। क्यों? आप लोग पहले ध्यान से एक बार देख लीजिए। लिखा है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थियों में सहायता की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन ये है।
भावनात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोज्ञात्मक क्षेत्र, जिसका होगा भावनात्मक क्षेत्र। फिर आइए 20 नंबर शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, दुश्चिता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता। तो क्या सलाह दी जाती है? शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता करती है। इसका आंसर होगा द्विचिता। नहीं, दुश्चिता नहीं होगा, इसका आंसर होगा समाजीकरण, क्योंकि सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। 21 आ जाइए, समावेशी शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? पहला है समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा किस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है? तो पहला ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। दूसरा है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता में बल देती है। तो बिल्कुल नहीं होगा। बालिका समावेशी शिक्षा मतलब यानी जो विकलांग है, स्पेशलिस्ट बच्चे हैं, वो सारे बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे, एक ही क्लासरूम में पढ़ेंगे। ये तो नहीं होगा ना कि बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए है। सभी एक जैसे व्यवहार करे जाएंगे। जो भी नियोग्य बच्चों को शामिल करते हुए जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों का ध्यान रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ना चौथा। इसमें क्या बोल रहा है? जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक तथा अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। सभी बच्चों को इसमें शामिल करती है, यानी कोई बच्चों को अलग नहीं किया जाता है, कोई बच्चों को उसमें अलग नहीं किया जाता है। सभी बच्चे एक साथ, समावेशी मतलब यही होता है, सभी बच्चों एक में शामिल हो जाएंगे। फिर 22 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो इसका आंखों का रंग ही होगा, मेरे अनुसार तो आंखों का रंग होगा। इसका आंसर ही आंखों का रंग होगा। जैसे आनुवांशिकता मतलब जो हमारे पूर्वजों को, माँ बाप को हुआ है, उसके द्वारा हमें मतलब जो बीमारी हो रही है तो उसको आनुवांशिकता कहते हैं। तो चिंतन पैटर्न तो नहीं होगा। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये भी आंखों का रंग होगा। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की 23 नंबर पे आ जाइए। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय की ओर संकेत करती है। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्चा की आवश्यकता, और तीसरा है उनके ज्ञान की सीमा, और चौथा है आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियाँ। तो इसका आंसर होगा आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियाँ, यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप लोग पढ़े होंगे ना, मूल्यांकन। तो इसका होगा आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। लिखा है, आप लोग इसको समझ लीजिए क्या लिखा है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय की ओर संकेत करता है। यानी जब शिक्षक जब आप लोगों को क्लास में पढ़ाता है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर उस चीज़ को टीचर आप लोग मतलब मान लीजिए वो टेस्ट लिया और आप लोग में ये मान लीजिए 10 नंबर का है और आप लोग 7 नंबर लाएँ, तो 3 नंबर हमें क्यों नहीं मिला, कहाँ गलती हुआ, तो फिर हम उस चीज़ को सुधारेंगे और फिर उस चीज़ को निदान करेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं निदानात्मक यानी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। 24 नंबर पे आ जाइए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो अब इसका आंसर आ जाइए। व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर संबंध या निरंतरता सामान्य के विशिष्ट की ओर। तो आप लोग इसका आंसर, इसको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यानी एक लड़की है बहुत जल्दी सीख लेती है और एक लड़की है जो बहुत देरी टाइम लगाती है। तो हम ये भी मानते हैं कि हर लोगों का एक तरह से बुद्धि नहीं होता है। तो इसका होगा व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। एक चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता,
उसी का है ये कि सभी बच्चों की एक समान बुद्धि नहीं होती है, सब में एक जैसा बुद्धि नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा एक बच्चा जल्दी सीख लेता है, एक बच्चा जल्दी नहीं सीखता है, तो व्यक्तिक विभिन्नता है। 25 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक गुणवत्ता, सांस्कृतिक शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन? तो इसका आंसर होगा शारीरिक गठन। 26 में आ जाइए, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस मुख्य रूप से नैराश्य कुष्ठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, और तीसरा है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। तो इसका क्या लिखा है? श्रवण हास से ग्रसित बच्चे, यानी जो बच्चा सुनने से, जो बच्चे को सुनाई कम देता है, वो किस कठिनाइयों का सामना कर सकता है? तो दूसरों के साथ संप्रेषण, यानी दूसरों से बात करने तथा सूचनाओं को बांटने में क्षमता होगा। यानी जो बच्चा को सुनने में जो बच्चा कम सुनता है उसे किस परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? तो दूसरों के साथ संप्रेषण, यानी बातचीत करने के साथ, सुनने के साथ और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता होगा। और आगे देखिए 27 नंबर, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की जाती है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया। तो ये देखिए इसमें आया है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसमें समस्या से संबंधित है? तो सुनने से, पढ़ने से, बोलने से और बोलने और सुनने से। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। इसका होगा पढ़ने से, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने से होगा। 28 नंबर आ जाइए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों को अलग किया जाता है, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, निजी कोचिंग कक्षाओं से पढ़ना या फिर उन्हें विद्यार्थियों से अलग करना, ये सब तो नहीं ना होगा बेटा भाई। और फिर लिखा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। फिर 29 में आ जाइए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, या लैंगिक पूर्वाग्रह से, या लैंगिक संवेदनशीलता से। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह से हमेशा बचती है। लिखा है, लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व पर प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदिक प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण? तो इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए CDP है, और जो 29 जनवरी 2012 को हो चुकी है। तो ये हमारा वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।